इससे पहले कि हम ये समझना शुरू करें कि किस तरह से दोष, धातु, मल या शरीर की उत्पत्ति हुई, किस तरह से व्याधि उत्पत्ति होती है या किस तरह से व्याधि का परिमोक्ष या प्रशमन किया जाता है, उससे पहले ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से सृष्टि उत्पत्ति हुई। क्योंकि दोष, धातु, शरीर, मल ये सब सृष्टि के अंतर्गत ही आती हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सृष्टि उत्पत्ति क्यों हुई। सृष्टि उत्पत्ति हुई क्यों, इसलिए उत्पत्ति का कारण क्या था वो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि सृष्टि को उत्पन्न होने के लिए कोई कारण मिला, किस कारण के वश में होकर के सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इसके लिए जो कारण कहा गया है दैट इज़ प्रलय। ठीक है, प्रलय के लिए क्या कहा गया है? पुरुषः प्रलये चेष्टैः पुनर्भावैः वियुज्यते। चरक शारीर में आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जितने भी आपके पंच महाभूत हैं या फिर पंच तन मात्राएं हैं या फिर अहंकार है या फिर जितने भी आपके स्थूल भूत हैं, वो सब क्या करते हैं? वो समाहित हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। किसमें? प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाते हैं और जो केवल रह जाता है उसे कहते हैं पुरुषः। ठीक है, पुरुषः प्रलये चेष्टैः पुनर्भावैः वियुज्यते। तो ये जो प्रलय कारण है ये बनता है कारण किस चीज़ का? कि कुछ पुनः उत्पत्ति की जाए। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण होना है, शरीरस्थ दोषों का निर्माण होना है, शरीरस्थ धातुओं का निर्माण होना है। अतः इस पुनरुत्पत्ति के लिए प्रलय मूलभूत कारण एस्टेब्लिश होता है। इस पुनः उत्पत्ति से ही फिर जो सृष्टि उत्पत्ति है वो एक बार फिर से शुरू हो जाती है। पर अब ये समझ लेना ज़रूरी है कि आयुर्वेद में ये सृष्टि उत्पत्ति किस काम की है। आयुर्वेद में ये सृष्टि उत्पत्ति किस काम की है और ये कैसे हुई। आयुर्वेद में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए अब हम एक कंसेप्ट समझेंगे दैट इज़ नोन एज क्या? आरंभवाद, परमाणुवाद, द्वैतवाद। इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पर? दर्शन शास्त्र में। जब हम दर्शन में जाएंगे तो वहाँ हमें क्या मालूम होगा कि जो सृष्टि उत्पत्ति आयुर्वेद में है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सांख्य के बेस पर और दूसरी है वैशेषिक के बेस पर। ठीक है, विशेष गुण देने के कारण वैशेषिक दर्शन कहा गया, संख्याओं के कारण सांख्य गुण कहा गया। वैशेषिक दर्शन किसका? कणाद का। और सांख्य दर्शन किसका? कपिल का। अब इसमें जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि वैशेषिक दर्शन में दो चीज़ें सामने आती हैं। द फर्स्ट थिंग इज परमाणुवाद। परमाणुवाद हमने समझा है जब हम पढ़ते हैं कि एक परमाणु है वो दो जब जुड़ते हैं तो द्वैनुक बनता है, जब जो दो के 3 जुड़ते हैं तो त्रैणुक कहते हैं या त्रिश्रेणु कहते हैं जिसे के। सेकंड है आरंभवाद। आरंभवाद उसी का द्योतक है कि किसी ना किसी चीज़ से किसी चीज़ का शुभारंभ हुआ है। सेकंड, सांख्य 24 तत्वों को मानने वाला जो ये शास्त्र है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है द्वैतवाद के बारे में। और द्वैतवाद में दो चीज़ें कही गई हैं कि दो चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति और पुरुष के लिए दो चीज़ें कही गई हैं। प्रकृति के लिए क्या कहा गया है? प्रकृति के लिए कहा गया है सक्रिय, यानी क्रिया कर सकती है पर जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। जबकि पुरुष के लिए क्या कहा गया है? कि चेतन है पर निष्क्रिय है। यहाँ समझना एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस कंसेप्ट को महर्षि कपिल ने किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शास्त्र में मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें एग्जाम्पल आता है वो है लंगड़े का और अंधे का। ठीक है,
एक लंगड़ा है तो वो भी स्वतंत्र रूप से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, एक अंधा है वो भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए क्या कहा गया है कि यदि जो लंगड़ा है वो किसके कंधे पे सवार हो जाए, अंधे के कंधे पर, तो लंगड़ा जो है वो डायरेक्शंस देता जाएगा कि यहाँ जाओ, फिर यहाँ मुड़ो, फिर ऐसे चलो। तो क्या होगा, ऐसे ऐसा करके दोनों ही अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच लेंगे। सेम इसी तरह से क्या कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष अकेले किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष अकेले किस काम को नहीं कर सकते हैं, परंतु जब वो संयुक्त हों, यानी मिल करके काम करेंगे तो ही निर्माण का यहाँ मैं मतलब सिर्फ इतना लगा रहा हूँ कि कुछ काम करने में वो सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, वो कुछ काम करने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ पर एक और जो मैं आपको चीज़ बताऊँ, दैट इज़ कि जो ये पुरुष है उसके लिए हमारे पास आचार्य चरक ने एक और बात बोली है, निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियः चैतन्य कारणो नित्यम, चैतन्य कारणो नित्यम दृष्टा पश्यति ही क्रिया। चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर दीर्घम जीविते में ये मेंशन मिलता है। चैतन्य कारणम नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा रहने वाला, कारणम मतलब फैक्टर, चैतन्य मतलब चेतना देने वाला। तो ऐसा कारण है पुरुष जो चेतना देता है, जो कारण बनता है नित्य होने का, तो उस चीज़ को पुरुष कहा गया है। यहाँ जो आप एक चीज़ समझेंगे और यहाँ स्टार मार करके अपने पास रखेंगे कि आत्मा को भी पुरुष की ही संज्ञा दी जाती है कई बार। इस चीज़ को हम पुनः कभी समझेंगे, पर अभी जो हमने बात समझी वो ये है कि सांख्य और वैशेषिक के परमाणुवाद, आरंभवाद, द्वैतवाद के बेस पर क्या हुआ, सृष्टि उत्पत्ति की एक हमारे पास एक आउटलाइन सामने आ जाती है कि अच्छा प्रकृति और पुरुष हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, एक क्रिय है, एक निष्क्रिय है। तो जब दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, एक टाइम पर किसी चीज़ का निर्माण संभव हो सकता है। एक मैं आपके सामने इमेज जो शो कर रहा हूँ, ये प्रकृति की इमेज मिलती है हम लोगों को। तो प्रकृति स्वयं में कैसी है, प्रकृति स्वयं में कैसी है, प्रकृति है जड़ बड़ सक्रिय, पर उसके अंदर जो अधिष्ठित पुरुष है वो कैसा है, तो पुरुष कैसा है, पुरुष है चैतन्य निष्क्रिय। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ही क्या होगा, जो आप नीचे देख पा रहे हैं दैट इज सृष्टि उत्पत्ति। तो ये सृष्टि उत्पत्ति हुई किस तरह से, उसी चीज़ को अब हम समझना है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम शुरू करेंगे ये चीज़ समझना कि सांख्य दर्शन एक और चीज़ कहता है गुणों का समावेश, और गुणों में इसमें 3 गुण आते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको कि जो सत्व, रजस और तमस हैं ये त्रिगुण हैं, मूल रूप से ये त्रिगुण है। उसमें पहला आता है आपका सत्व, दूसरा आ जाता है आपका रजस, और तीसरा आ जाता है आपका तमस। इसे समझ लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पुनः सृष्टि उत्पत्ति क्रम में एक अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। तो सत्व का जो मूल काम कहा गया है वो है उत्तेजना, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। रजस का काम है आरंभकत्वम, और तमस का काम है ह्रासकरम। इसी को दूसरे शब्दों में कहूं तो जो सत्व का काम है दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर है वो, जबकि आरंभक का मतलब है इनिशिएटर, और ह्रासकर का मतलब है इनहिबिटरी। तो जो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन तीनों में,
तो वो क्या चीज़ है, उसी चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जब सृष्टि उत्पत्ति नहीं हुई है उससे पूर्व ये सत्व, रज और तम, ये तीनों ही गुण एक साम्य अवस्था में वर्तमान में रहते हैं। मतलब सत्व एक साम्य अवस्था में है रज के साथ, एक साम्य अवस्था में है तम के साथ। ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है। एक प्रकृति है अभी, बट उसमें चेतना नहीं है। वो क्या कर रही है, किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर रही है। वहाँ तीन गुण विद्यमान है, सत्व रज तम, बट दे आर इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो एक साम्य अवस्था में रहते हैं। अब एक चीज़ हमने और समझी। अब इसमें से आरंभक तत्वों का कारण कौन है, इनिशिएटरी कारण कौन है, दैट इज रजस। और एक्सेलरेटर का कारण कौन है, दैट इज सत्व। हाँ, तो यही चीज़ हमने समझी कि जब साम्य अवस्था में किसी भी तरह का ऊपर नीचे यानी न्यूनाधिक्य शब्द देखेंगे हम, ये बहुत अच्छा शब्द है शास्त्रों में, न्यूनाधिक्य, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में जब कभी भी ऊपर या नीचे कुछ भी चीज़ जाएगी तो क्या होगा, या तो इनिशिएशन की तरफ जाएगी चीज़, या एक्सेलरेशन की तरफ जाएगी चीज़, या इनिबिशन या ख़त्म होने की तरफ चीज़ कोई जाएगी। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इन तीन दोषों में जब क्या होता है, न्यूनाधिक्य डेवलप होना शुरू हो जाता है तो सृष्टि में एक हलचल सी महसूस होना शुरू हो जाती है। एक हलचल सी महसूस होगी जिसके कारण कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और जो रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन की तरफ चलने लग जाएगा। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो इक्विलिब्रियम का साइन हम इस तरह से लिखते हैं, परंतु एक रिएक्शन का साइन जब मैं लिखूं और ऐसे दिखाऊं आपको, तो आप ये समझेंगे कि इस डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है आपका रिएक्शन। तो यानी जो रिजल्टेंट आपका एक्स यहाँ बनने वाला है वो कुछ ज़्यादा बनेगा, ना कि एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, पर जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें एक चीज़ और समझनी है कि सत्व, रजस और तमस किस तरह से काम करते हैं। तो इसके लिए सत्व, रजस और तमस के गुणों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के गुणों को हम जानेंगे। सबसे पहले सत्व के, उसके लिए कहा गया है लघु प्रकाशकारम, प्रकाशकम, सिंपल प्रकाशकम लिखा है शास्त्र में। सेकंड कहा गया है रजह, रजह के लिए कहा गया है उपष्टंभकम। उपष्टंभक का मतलब क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। उपष्टंभक का मतलब होता है किसी भी उत्तेजना को उत्पन्न करने वाला, किसी भी संघर्ष को उत्पन्न करने वाला, उपष्टंभकम। और दूसरा कहा है चंचलम, चंचलम। ठीक है, तमस के लिए कहा गया है गुरु और दूसरा कहा है वर्णकमेव। वर्णकमेव मतलब वर्ण यानी आवरण करने वाला, किसी चीज़ को ढकने वाला। सी, ये तीनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं, बट इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक अगर हम दिया बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल लीजिए, ये हमने एक दिया बना दिया, तो अग्नि तो ये है, तेल ये है, और जिस विक से ये जल रहा है वो विक ये है। तो अब बताइए, क्या अग्नि स्वयं जल सकती है? नहीं। क्या तेल स्वयं अग्नि प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। क्या केवल जो बत्ती है या विक है वो अकेले अग्नि जला सकती है? नहीं। इसीलिए एक इन तीनों दोषों या इन तीनों गुणों के कंटेक्स्ट में एक बात की गई, दैट इज प्रदीपवत, प्रदीपवत च अर्थर्थो वृत्ति ही, प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति ही। ये एक कंसेप्ट यहाँ आता है कि जैसे अग्नि, बत्ती और तेल का विरोधी है, पर फिर भी साथ में मिलकर, बत्ती और तेल के साथ मिलकर वो अग्नि जला देता है। अग्नि तो इन दोनों को जला देगी ना, बट इन द एंड क्या होता है, अग्नि क्या कर जाती है, इन दोनों के साथ एक सामंजस्य बना करके अग्नि स्वयं जलने लग जाती है। तो यही चीज़ हमने समझनी है कि सत्व, रजस और तमस जब एक उत्पत्ति में एक अपना पार्ट लेना शुरू कर देते हैं
तो वहाँ पर अग्नि जैसे डेवलप हुई बत्ती और तेल से, उसी तरह से सृष्टि का उत्पत्ति भी सामने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक जब हम समझ चुके हैं, उसके बाद हमें समझना होता है कि सृष्टि बनने शुरू हो गई है। तो अब सृष्टि को बनाना शुरू करेंगे हम। हमने क्या कहा था कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वो दोनों किसी काम को करने के लायक नहीं है, बट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, इसी प्रकृति और पुरुष के अलग अलग या इकट्ठा उसमें हुए एक संयोग को हम क्या कह देते हैं, अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्त इज पुरुष प्लस प्रकृति। किस तरह से है वो आपको अभी बता दिया है हमने। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि ये किन चीज़ों से बना है, सत्व, रजस और तमस, और इनमें किसी तरह की हलचल आएगी। अब आएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये फिर कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से किसी तरह की भी हलचल आ सकती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या शब्द यूज़ किया गया है, न्यूनाधिक्य, प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। और जब ये प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो किसी न किसी तरह की साम्यावस्था जो है वो नष्ट होगी। अब साम्यावस्था जब नष्ट होगी तो वो आपस में टकराने लगेंगे और एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने लगेंगे। भूयसा अल्पम जीयते। फॉर एग्जाम्पल, सत्व बढ़ने लग गया, रजस और तमस कम होने लग गए, तो सत्व की प्रधानता ज़्यादा होगी ना वहाँ पर। रजस बढ़ने लग गया, सत्व और तमस कम होने लग गए, तो रजस की प्रधानता ज़्यादा होगी। तो कैसा एक्शन ज़्यादा होगा, इनिशिएटरी एक्शन ज़्यादा होगा। तमस बढ़ जाएगा तो इनहिबिटरी एक्शन ज़्यादा होगा। सत्व बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेटरी मेथड जो काम है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है कि या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, इसी चीज़ को क्या कहा गया है, महान, या जिसे हम दूसरा शब्द कहते हैं महत, या जिस तरह हमें तीसरा शब्द कहते हैं बुद्धि। तो अव्यक्त से इस बुद्धि का निर्माण हुआ इस बेस पे कि कुछ चीज़ बढ़ गई, कुछ चीज़ कम हो गई, यानी इक्विलिब्रियम का नष्ट होना ही बुद्धि का द्योतक है। अब उस बुद्धि में क्या हुआ, या तो सत्व बढ़ गया, या रजस बढ़ गया, या तमस बढ़ गया। फिर वहाँ पर एक चीज़ आई, एक कंसेप्ट आया एग्जिस्टेंस का। तो वो एग्जिस्टेंस किस तरह से डेवलप हुई, मैं एग्जिस्टेंस में आऊँगा। मैं का मतलब है अहम, अहम से डेवलप हुआ अहंकार। तो अहंकार डेवलप हुआ उसके बाद कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस लेनी है मुझे किसी ना किसी चीज़ की। प्रकृति पुरुष महत अहंकार, क्योंकि ये अहंकार अभी तक भी त्रिगुणात्मक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर से हमें 3 डिविजन्स मिलती हैं, डेट इज सत्व, रजस और तमस। इन 3 डिविजन्स में हमें क्या मिलता है कि सत्व और रजस, सत्व कैसा फैक्टर है, एक्सेलरेटरी, एंड राजसिक इज, व्हाट इज राजसिक, राजसिक इज इनिशिएटरी फैक्टर। तो इन दोनों ही फैक्टर से एक चीज़ डेवलप हुई, इनिशिएटरी और एक इनहिबिटरी, इन फैक्टर से एक चीज़ डेवलप हुई। तो जब सत्व और रजस की बात की जाए तो वहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, सबसे पहले डेवलप हुआ 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, जो उभय इंद्रिय है, यानी वो कर्म भी करता है और वो ज्ञान का कर्म भी करता है। बट तमस और रजस के निर्माण से हमारे पास यहाँ डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं तन मात्रा। ये मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में कि तन मात्रा मतलब क्या, और तन मात्रा से डेवलप हुए महाभूत। तो ये पूरा सृष्टि उत्पत्ति क्रम आपके सामने आ गया। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। क्या ये तीनों चीज़ें स्थूलभूत हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये स्थूल हैं? नहीं, ये स्थूल नहीं है। क्या ये सूक्ष्म हैं? यस, ये तीनों ही सूक्ष्म हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ समझने की बात है ना कि सत्व और रजस जो है वो कभी भी स्थूलता को नहीं दर्शा पाएंगे आपके सामने, जब तक रजस वहाँ नहीं, सिंपल समझिए, जब तक सत्व और रजस है तब तक स्थूलता डेवलप नहीं होगी। पर जहाँ तमस की इन्वॉल्वमेंट होगी वहीं स्थूलता डेवलप होगी। इसलिए देखिए, रजस और तमस क्या हुआ, जब तन मात्रा के लेवल पे है तो क्या वो स्थूल है? नहीं, सिर्फ सूक्ष्म है।
इसलिए हम तन्मात्रा को नहीं देख सकते हैं, पर महाभूत जब डेवलप हुआ वो स्थूल रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि किस तरह से ये चीज़ डेवलप हुई। अब एक चीज़ और जो समझने वाली है यहाँ पर, जो मैं आपको अलग से बताऊँ, कि अव्यक्त, महान, अहंकार, सत्वरजतम, एकादश इंद्रियाँ और तन्मात्रा और महाभूत। यहाँ समझने की बात यह है कि बुद्धि, अहंकार, इंद्रियाँ, ये सब किसके अधीन है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, देखिए मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उस चीज़ में अगर आप देखेंगे समझ गए। अब देखिए अव्यक्त को यदि कलर करूँ, मैं महाभूत को कलर करूँ, तो अगर आप अलग से देख पाएंगे तो महान, अहंकार, सत्व, रजतम। देखो अव्यक्त का मतलब है कुछ भी नहीं है, प्रकृति और पुरुष बिल्कुल अकेले अकेले काम कर रहे हैं। महाभूत बिल्कुल स्थूल रूप में आ चुका है, एक डब्बे के अंदर भी मैं महाभूत पैक कर सकता हूँ, पर ये बीच के कहाँ गए। तो यही चीज़ समझनी है कि जो बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, ये बिना भौतिक अधिष्ठानों के नहीं रह सकते हैं। भौतिक, भूत से डेवलप होता है भौतिक, इसलिए इनको डेवलप करने के लिए एक अधिष्ठान की ज़रूरत है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए आपके सामने मैंने एक आई बनाई, आप बोलेंगे ये तो चक्षु इंद्रिय है। इंद्रिय है पर इंद्रिय तो सूक्ष्म है, इसलिए ये क्या है, ये भौतिक स्वरूप है इसका, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र। नेत्र भौतिक स्वरूप है, तभी उसमें चक्षु इंद्रिय का निवास हुआ है। इसीलिए जब तक स्थूलता है, स्थूलता में ही सूक्ष्मता डेवलप होगी। या इसको मैं और अच्छी तरह से रिफ्रेन करूं अपनी वर्ड्स को, महाभूत हैं वो भौतिक अधिष्ठान हैं, उसी में ही महान, अव्यक्त, अव्यक्त तो नहीं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां या तन्मात्राएं उसी में डेवलप करती हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, भौतिक सर्ग। भौतिक सर्ग जो पदार्थ विज्ञान वाले होंगे उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो शब्द को डेवलप रखे अपने मन में कि भौतिक सर्ग उसे कहते हैं। और क्योंकि महान जो इंद्रियों तत्व तक लेकर जो बीच का पार्ट है, जो जिस चीज़ में अधिष्ठित होता है, उसे कहते हैं बुद्धि सर्ग या फिर प्रत्यय सर्ग। ठीक है, भौतिक सर्ग में प्रत्यय सर्ग अधिष्ठित होता है। तो ये तो आ गई छोटी सी बात जो हमने समझ ली। अब इसमें एक और काम जो हम समझेंगे, एक अलग कलर के पेन से मैं आपको समझाता हूँ, ग्रीन से समझाते हैं। चलो देखो, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति का सिद्धांत समझेंगे। तत्व वर्गीकरण कहते हैं इस चीज़ को। प्रकृति मतलब अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब है प्रकृति, मतलब ना ये किसी से उत्पन्न हुआ है, ना ये किसी को उत्पन्न कर सकता है। सही कह गया कि गलत कह गया? नहीं, इसका मतलब है कि ये सभी को उत्पन्न कर सकता है, पर स्वयं किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, प्रकृति का मतलब है स्वयं तो किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं है, पर हर चीज़ को उत्पन्न कर सकता है। विकृति, विकृति ये सब जितने भी आपके पास नीचे दिखते हैं वो सब हैं विकृति। ठीक है, मतलब जिनका कारण कुछ था, कारण क्या था, अव्यक्त, कार्य क्या है, वो स्वयं कार्य हैं। तीसरी चीज़ आती है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति में जो हमारे पास आते हैं, इसमें आते हैं ऐसे तत्व जो कार्य कारण दोनों होते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति विकृति। विकृति का मतलब क्या हुआ, अकेला विकृति का मतलब है जितने भी चीज़ें आपके पास बनी हैं उन सबको विकृति कहते हैं। एक चीज़ है ना प्रकृति ना विकृति, इसमें ये फैक्टर आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, दैट इज पुरुष। पुरुष न प्रकृति न विकृति, ना तो पुरुष का किसी से निर्माण होता है, ना ही पुरुष किसी को उत्पन्न करता है, ना तो किसी दूसरे से उसका उत्पन्न होता है, ना ये स्वयं किसी को उत्पन्न करता है। अव्यक्त स्वयं तो किसी से उत्पन्न नहीं है, बट पूरी सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर प्रकृति अव्यक्त है, विकार ये सब हैं जो नीचे रह जाते हैं। प्रकृति विकृति क्या है, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, और न प्रकृति न विकृति क्या है, वो पुरुष है। यहाँ तक हम जब समझ आ जाता है तो उसके बाद हमें समझना होता है कि चारे चरक भी सेम इसी चीज़ को कहते हैं कि महाप्रलय जब हुई उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति हुई।
सृष्टि उत्पत्ति के बाद जो प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ उससे बुद्धि की उत्पत्ति हुई, बुद्धि में अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार क्योंकि त्रिविध त्रिगुणात्मक होता है, उससे सूक्ष्म पंच महाभूत जिन्हें पंच तन्मात्रा कही उसका उत्पत्ति हुई। उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत में बाद में इंद्रियों में पंच इंद्रियां जो है वो पंच महाभूत में अधिष्ठान होकर इंद्रिय अधिष्ठान के रूप में अधिष्ठित हुई। तो ये सब चीज़ जब हम समझ लेते हैं तो इसमें जो सिर्फ एक चीज़ समझने वाली रह जाती है वो ये है कि किस तरह से पंच तन्मात्राओं से महाभूत डेवलप हुए। तो सी, अब हमारे पास क्या हुआ था कि पंच, एक शब्द आया है तन्मात्रा। मात्रा का मतलब है एंटिटी, और तन जो शब्द बना है वो बना है तत् से, उसकी एंटिटी मात्र है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 तरह की आइडेंटिटीज डेवलप हुई। अब ये 5 ही क्यों होती हैं, या पंच महाभूत 5 ही क्यों हुए, षट महाभूत क्यों नहीं हुए, उसके लिए मैं एक बार फिर कभी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, वहाँ हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखो, इस तरह से मैं इसको 1 बना देता हूँ, इसको दूसरा बना देता हूँ, इसको तीसरा बना देता हूँ, इसको चौथा बनाता हूँ, इसको 5 बनाता हूँ। ये 5 चीज़ें कुछ डेवलप हुई। इन पंच महाभूतों से के डेवलपमेंट में से पहले ये 5 एंटिटीज़ डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एंटिटी है, ये सेकंड एंटिटी है, ये थर्ड एंटिटी है, ये फोर्थ एंटिटी है, और ये फिफ्थ एंटिटी है। चूंकि ये शब्द प्राधान्य है इसलिए इसे शब्द तन्मात्रा कहा। ये वायु है, यानी स्पर्श स्पर्श गुण बाहुल्य है तो इसे स्पर्श तन्मात्रा कहा। ये रूप बाहुल्य है तो इसे रूप तन्मात्रा कहा। ये रस बाहुल्य है तो इसे जल या फिर जल रस तन्मात्रा कहा। या ये गंध बाहुल्य है तो इसे हमने गंध तन्मात्रा कहा। यहाँ शब्द बात देखने वाली जो है ना वो ये है कि यहाँ उसके गुणों को कहा गया है। गुण कर्म कहूँगा मैं, बेसिकली गुण भी नहीं है, ये गुण कर्म के बेस पे है या इनके स्वरूप के बेस पे है। और इसी बेस पे मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ पर शब्द तन्मात्रा का बाहुल्य हुआ वो आकाश महाभूत बना, जहाँ पर स्पर्श तन्मात्रा का बाहुल्य हुआ वो वायु महाभूत बना, जहाँ पर तेज महाभूत का रूप तन्मात्रा का प्राधान्य हुआ वो तेज महाभूत बना, जहाँ रस तन्मात्रा का प्राधान्य हुआ वो जल महाभूत बना, और जहाँ गंध तन्मात्रा का प्राधान्य हुआ वो पृथ्वी महाभूत बना। इसीलिए ये जब पांचों बन गए हैं तो ये जड़ चेतना को डेवलप कर रहे हैं अभी बेसिकली। इसमें जब चेतना आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, एक चैतन्य युक्त शरीर का निर्माण करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको बहुत एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये गिलास है और इस गिलास में हमने पानी भरा है। हमारी जो बुद्धि है वो क्या कहती है कि इसको अगर मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये क्या है, कि ये तो जल है। आप कहेंगे ये तो जल महाभूत है, पर क्या ऐसा है? नहीं, ये क्या है, जल महाभूत की प्रधानता। ये समझना इंपॉर्टेंट है इसमें, ये प्राधान्य के बेस पे है। इसका अच्छे से एक एग्जाम्पल तब बताऊंगा मैं आपको जब हम महाभूत डिस्कस करेंगे, बट एक सुपरफिशियल आइडिया इसका मैं आपको दे दूं। ये अगर एक पाई चार्ट हम डेवलप करें तो उसमें इस तरह से मान के चलिए कि यदि ये जल महाभूत है तो उसमें अगले जो 4 महाभूत है, दैट इज़ पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये भी हैं। पर क्योंकि जल का प्राधान्य है इसलिए वो हमें इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं भूयसा अल्पम जीयते। भूयसा अल्पम जीयते मतलब जिसका प्राधान्य होगा वो दूसरे के ऊपर जीत हासिल कर लेगा और वो अपना ही स्वरूप दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज़ को मैं आपको डिफाइन करूं। अब हम एक चीज़ बात करें कि हो सकता है हमने पृथ्वी पे जिस धरा पे हम चल रहे हैं उस पृथ्वी को हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी महाभूत है? नहीं, वो पृथ्वी महाभूत प्राधान्य है। उसमें जल भी होगा, आकाश भी होगा, वायु भी होगी और अग्नि भी होगी। पर क्योंकि पृथ्वी का बहुलता ज़्यादा है तो हमने क्या समझा कि वो पृथ्वी महाभूत प्राधान्य है। इसीलिए इसी चीज़ को, जो स्पाई चार्ट को जो कहा है, उस चीज़ को शास्त्रों में क्या कहा गया है, न्यूनाधिक्य, दैट इज़ प्रोपोर्शन में।
प्रोपोर्शनरी बढ़ना या घटना होता है शास्त्र में। इसलिए आयुर्वेद जो है वो एक डायनामिक साइंस है, स्टैटिक साइंस नहीं है। ठीक है, वो डायनेमिक साइंस है, उसमें कोई चीज़ बढ़ती है कोई चीज़ घटती है, तो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, रिलेटिव कंसेप्ट है सारे ही। तो एक बार इसको मैं आपको ढंग से एक बार फिर से दिखाऊं तो इसी चार्ट को आपको दिमाग में रखना है, दैट इज अव्यक्त महान अहंकार, सत्व रजतम, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एक मन, तन्मात्रा और उससे डेवलप होने वाले महाभूत। तो यहीं पर हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। सृष्टि उत्पत्ति हो गई है, हमने जड़ चेतन बनाया ना, तो ये जड़ जो बना वो संसार बना। अब ये संसार बना, उसमें जब चेतना आई तो वो चैतन्य शरीर के रूप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बीज है, उसमें चेतना आई तो उसमें से एक पौधा निर्माण हुआ। एक शरीर है, उसमें चेतना आई तो वो एक बच्चा डेवलप हो गया या फिर आदमी बन गया। एक पत्थर है, उसमें चेतना नहीं आई तो वो जीवन भर एक पत्थर ही रहा, जड़ रहा। तो इसमें जब हम कंक्लूड करेंगे बात को तो हमें एक जो शब्द है पूर्ण, हमें हिंदू शास्त्रों में मिलता है पूर्णमदः, पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव विशिष्यते। स्पेलिंग विशिष्य की देख लीजिएगा, शायद सही ना हो। ये इतना बड़ा वाक्य है, इतना बड़ा सूत्र है हमारे धर्मशास्त्रों का कि आज तक के जितने भी क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या जितनी भी आप साइंस कह लीजिए, उसका एक आधार बन जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव विशिष्यते। तो इस पूर्ण शब्द के पीछे इतनी बड़ी रहस्य छुपा हुआ है, जैसे कि पूर्णमदः वह पूर्ण है, पूर्णमिदं वह पूर्ण ही रहेगा, पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते, पूर्ण से आप पूर्ण हिस्सा निकाल भी लेंगे तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को पूर्ण ही कहा गया है। आप समझे कुछ बात को? इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, हमने शुरू कहाँ से किया? प्रलय से। बनाई क्या हमने? सृष्टि। आज वो दिन फिर से आ जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम नष्ट हो जाता है, तो क्या होगा? ये पंचमहाभूत, ये तन्मात्राएं, ये इंद्रियां, ये अहंकार, ये बुद्धि सब किस में विलीन हो जाएंगी? फिर से अव्यक्त और अव्यक्त में हो जाएंगी। फिर एक दिन शुरू होगा, अव्यक्त और अव्यक्त में पुरुष और प्रकृति का फिर से संयोग होगा और फिर से वो दोनों जुड़ करके फिर से सृष्टि उत्पत्ति क्रम करेंगे और ये निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमेशा चलता रहेगा। कभी ये बढ़ेगा, कभी ये घटेगा, पर ये नित्य चलता रहेगा। इसलिए इस चीज़ को क्या कहा गया है? नित्य। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों चीज़ों को नित्य कहा जाता है ना, क्यों चीज़ों को अनित्य कहा जाता है। पर ये जो पूर्ण का कंसेप्ट है, ये हमारे हिंदू शास्त्रों में इसलिए मिलता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अव्यक्त जो कंसेप्ट है प्रकृति और पुरुष का, वो हमेशा ही रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा। उसी के सिर्फ विकार रूप में ये जो हमारे पास और चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। इसी को और रिफाइन करेंगे हम। पंच महाभूत से किस तरह से दोष डेवलपमेंट हुआ, पंच महाभूत से किस तरह से शरीर डेवलपमेंट हुआ, पंच महाभूतों से किस तरह से आहार रस का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम धीरे धीरे आने वाले कुछ लेक्चर्स में समझेंगे। तब तक के लिए हम यहीं रुकेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।